हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सबके सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग जो है वो परफेक्टली दिख रही होगी। अगर तो सब सीन ओके चल रहा है तो प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए ताकि मैं लेक्चर को आगे बढ़ा सकूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम है और हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे अभी। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। ओके, प्लीज़ बताइए केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर। देयर इज दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एरीन्स पढ़ रहे हैं। और ये एरीन किसको कहते हैं सर? एरीन कहते हैं बेंजीन को और उसके डेरिवेटिव्स को। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। उसके आप डेरिवेटिव्स में मुझे लगता है हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी बना चुके हैं डेरिवेटिव्स, और डाई सब्स्टिट्यूटेड भी कर चुके हैं। इनफैक्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स की बात भी कर चुके हैं। ठीक है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। लेट मी टेल यू कि मैंने आपको कौन कौन से कंपाउंड्स सो फार पढ़ा दिए हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, उनकी एक समरी सी देखते हैं। मुझे लगता है लास्ट लेक्चर में मैंने जो साइड चेन रिएक्शन था वो भी करा दिया था, याद है कि नहीं? आई थिंक साइड चेन रिएक्शन हो गया था। तो मुझे लगता है मैं ये कह चुका था कि हमारा पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया जी। हमने इस पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। बेंजीन के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेंजीन क्या चीज है, यू नो। ये देखिए, ये हो गया आपका बेंजीन जी। एक काम करेंगे, जिस भी पेज पर अभी आप मौजूद हैं प्लीज अगले पेज पे जाकर इसकी समरी, मतलब लिखेंगे समरी ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। समरी ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स की समरी लिखने की कोशिश करेंगे। समरी इन द सेंस के कितने कंपाउंड्स मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, कितने कंपाउंड्स मैं अभी तक बना चुका हूं जी। समरी में क्या आता है? बेंजीन आ गया। जी बच्चों प्लीज बताइए डेरिवेटिव्स में कौन कौन से सबसे पहले पढ़ाए गए। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया नाइट्रोबेंजीन, फिर पढ़ाया कौन से वाला, फिर पढ़ाया क्लोरोबेंजीन, फिर पढ़ाया मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो 3 लेयर्स तो पहली वाली ये हो गई हैं कि सर आपने पहले क्या किया, पहले आपने बनाया NO2, दिस इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। फिर आपने बनाया यू नो क्लोरोबेंजीन, फिर आपने बनाया मिथाइल बेंजीन। और ये तीनों किस तरीके से बनाए गए, ये तीनों किस तरीके से बनाए गए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होगा कि हमने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई। जब हमने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई तो आपके सामने है ये हमने बारी बारी, मतलब पहले नाइट्रेशन कराई तो नाइट्रोबेंजीन बना, क्लोरीनेशन कराई तो क्लोरोबेंजीन बना, अल्काइलेशन कराई तो मिथाइल बेंजीन बना। ओके, अब आप जरा मुझे प्लीज ये बताएंगे कि हमने नाइट्रोबेंजीन की जब रिडक्शन कराई तो क्या बना। एक काम करें, नाम भी लिखते रहे। दिस इज सिंपल बेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज मिथाइल बेंजीन। और इस मिथाइल बेंजीन का हमने एक स्पेशल नाम क्या पढ़ा? टॉलुइन। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने जब नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कराई लाइक 10 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 प्लस HCl डाला
तो इस दो ओ को हटा दिया गया और इन दो ओ की जगह, इन दो ओस की जगह दो एच लगा दिया गया। और जब इन दो ओस की जगह दो एच लगा दिया गया तो हमने इसको क्या बोला, हमने इसको क्या बोला, या तो हमने बोला इसको बोलो अमाइनो बेंजीन, या फिर हमने बोला नहीं यार इसका एक स्पेशल नाम है फिनाइलमाइन। वैसे तो आप इसको अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हो, लेकिन हमने इसका एक स्पेशल नाम पढ़ा, दैट वाज फिनाइलमाइन। बेटा अपनी वीडियो ऑफ करेंगे। हाँ जी, ये इसका स्पेशल नाम तय पाया। इसी तरह ये जो हमने मिथाइल बेंजीन था इसका भी एक स्पेशल नाम क्या था, टॉलुइन। खैर बहरहाल यहाँ तक किसी को परेशानी है प्लीज बताइए। ये हो गया। फिर हमने क्लोरोबेंजीन से एक और चीज बनाई थी, फिर हमने क्लोरोबेंजीन से एक और बनाया था। क्लोरोबेंजीन से भी बनता है वैसे, क्लोरोबेंजीन में भी अगर हम वो अल्कोहलिक अमोनिया डाल दें और उसको बॉम्ब वेसल में रख दें तो क्या होता था, Cl हटकर वहां पे NH2 लग जाता था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर हमने यहाँ पे आई थिंक Cn लगा दिया, Cn लगा दिया। इसका हमने नाम क्या रखा, इसका हमने नाम क्या रखा, या तो हमने इसको कहा जी सायनोबेंजीन, या तो इसका नाम सायनोबेंजीन रखा गया, एक और नाम भी रखा गया, प्लीज वो बता देंगे, एक और नाम भी रखा गया, प्लीज वो बता देंगे। बेंजोनाइट्राइल। क्या मैंने कहा था ना, जिसमें जिसमें क्या सीन चल रहा हो, बेंजीन की रिंग हो, किसी एक आधे कार्बन पे कार्बन लगा हो, उस कार्बन से आगे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उस कार्बन से आगे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो क्या, वी कॉल इट बेंजोनाइट्राइल। ये हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं यहां से मजीद आगे जाऊं तो मैंने यहाँ पे Cl को हटा के बड़ी मुश्किल से 500 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रख के और 10 ATM से ज़्यादा प्रेशर रख के क्या किया, क्या किया जी सर, आपने यहाँ पे OH लगा दिया। जब हमने यहाँ पे OH लगा दिया, प्लीज बताइए उसका नाम क्या रखा। उसका हमने नाम रखा जी या तो हाइड्रोक्सोबेंजीन, या तो हमने नाम रखा हाइड्रोक्सोबेंजीन, या फिर हमने उसका नाम रखा, स्पेशल नाम रखा फिनोल। फिनोल जी भाई, इन नामों में किसी को परेशानी है, इन नामों में किसी को परेशानी है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने देयर वाज दिस मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का जब हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया तो क्या क्या बना सर, एक हाइड्रोजन हटाएं, एक Cl लगाएं, दो हाइड्रोजन हटाएं, दो Cl लगाएं, तीन हाइड्रोजन हटाएं, तीन Cl लगाएं। क्या करें, बल्कि काम करता हूं, ये जो आपने H हटाकर क्लोरो लगाए थे वो इतने को खास अहमियत नहीं रखते, ज्यादा अहमियत रखता है आपने जब इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन कराई और ये C डबल बॉन्ड O और H बन गया, C डबल बॉन्ड O और H बन गया। इसका इसका क्या नाम था, इसका नाम बता दो जी। जी बिल्कुल ठीक है, बेंजिल्डिहाइड। क्या नाम था इसका, बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड। ओके हो गया। फिर हमने एक और काम भी किया, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराई। इसकी जब हमने फर्दर ऑक्सीडेशन कराई तो क्या बना, C डबल बॉन्ड O और OH बना। उसको हम नाम क्या दिया उसका हमने नाम बेंजोइक एसिड का दिया। लो जी, लो जी, अब मुझे आप एक बात बताओ, डोंट यू थिंक कि इस वक्त ओ लेवल्स के ऑलमोस्ट सारे, ओ लेवल्स कह रहा हूं AS के ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं जी। ऑलमोस्ट सारे कैसे, अगर आप देखें, मैं इनफैक्ट आजकल वो AS की भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो एक होता है अल्केन, चलो अल्केन नहीं है यहाँ पे कोई भी, अल्केन नहीं है, एग्रीड, अल्कीन, दूसरी फैमिली थी अल्कीन। तो बेंजीन के बारे में आपका क्या ख्याल है, डोंट यू थिंक इट इज ऑल्सो ईन, इसमें भी डबल बॉन्ड्स हैं। 2 मिनट रुके, कीटोन भी ले आऊंगा, डोंट वरी।
ओके, एक हो गया, ये अल्कीन आ गया। फिर हमारे पास था हैलोजिनो अल्केन। ये हैलोजिनो अल्केन की बजाय हमारे पास है हैलोजिनो बेंजीन, वो आ गया। ठीक है, हैलोजिनो बेंजीन आ गया। ठीक है, फिर ये अमाइनो वाला आ गया, अमाइनो अल्केन या अमाइनो बेंजीन आ गया। साइनो अल्केन था एक, साइनो बेंजीन आ गया, बेंजोनाइट्राइल आ गया। ठीक है, अल्डिहाइड आ गया, अल्कोहल आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। चलो दो चीजें नहीं है, एक एस्टर यहाँ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और एक हमें यहाँ कीटोन नजर नहीं आ रहा। डोंट वरी, वो भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं। बेंजल्डिहाइड अल्डिहाइड है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई कार्बन लगा दूंगा, है जी, तो या अगर यहाँ पे अगर कोई कार्बन लगा दिया जाए, यहाँ पे अगर कोई आर डैश लगा दिया जाए, तो क्या चीज बन जाएगी? डोंट वरी, कीटोन भी बन जाएगा। और अगर यहाँ पे भी कोई कार्बन लगा दिया जाए तो ये एस्टर भी बन जाएगा। बहरहाल जो भी है, आपके सामने है कि बेंजीन पढ़ाया जा रहा है और बेंजीन के डेरिवेटिव्स पढ़ाए जा रहे हैं। और बेंजीन के डेरिवेटिव्स में आप बेंजीन के साइड पे क्या क्या लगा रहे हैं? नाइट्रो लगाया, क्लोरो लगाया, मिथाइल लगाया, अमाइनो लगाया, साइनो लगाया, ठीक है, हाइड्रोक्सो लगाया, अल्डिहाइड लगाया, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया। तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए, नौमा बेंजीन खुद हो गया। ठीक है, हाँ, अब अगर आगे आप मजीद इतने सब कुछ लगाना चाहते हैं तो देखते हैं। इनफैक्ट हमने बेंजीन के, ये तो मैंने सारे लिखे हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स। कौन सा लिखे मेरी? मोनो सब्सटीट्यूटेड है ये, मोनो सब्सटीट्यूटेड। अगर आपको याद हो तो आपने तो डाई सब्सटीट्यूटेड और ट्राई सब्सटीट्यूटेड तक पढ़े हुए हैं। आपने मोनो के बाद डाई सब्सटीट्यूटेड और ट्राई सब्सटीट्यूटेड भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। उसमें आपने पढ़ा था कि यार वो पुराना जो चीज है वो कौन सा ग्रुप है, क्या कहते हैं, 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप है या फिर 2-4-6 डायरेक्टिंग ग्रुप है? यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस वक्त ये जो हमारे पास NO2 है, मैं NO2 की बस एक ही रिएक्शन कराना था, NO2 की रिडक्शन जिससे वो अमाइनो बेंजीन बनता था। तो इसका काम खत्म। क्लोरोबेंजीन में जिस तरह से बेंजीन की रिंग इन्वॉल्व होती थी, उसके रिएक्शंस कौन से थे, वो भी हो गए। और क्लोरो की वजह से हम क्या कराते थे? क्लोरो की वजह से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते थे। We need to learn AS organic chemistry because it is needed to understand the concept of A2 organic, or we will get questions of AS organic. एक बच्चे ने बड़ा लंबा चौड़ा सवाल पूछ लिया, सर वी नीड टू लर्न AS organic because it is needed to understand the concept of A2 organic, or we will get questions of AS organic in A2 chemistry paper। अब पता नहीं क्या भाई पूछ रहे हैं। भाई जो भी पूछना चाह रहे हैं, मुझे इनकी बात इतनी समझ आती है कि सर मैं आपको पहले दिन से कह चुका हूं कि A2 organic is the extension of AS organic। AS organic के बगैर आपको A2 अच्छी तरह पहली बात है कि समझ भी नहीं आ सकती। और अगर समझने के अलावा भी आपके पेपर में जो सवालात आएंगे, सवालात जो हैं, आपने दो बातें बोली हैं शामिर, ठीक है, आपने दो बातें बोली हैं कि सर एक तो आपने बोला कि सर पेपर में AS का सवाल भी आएगा। हाँ, A2 के पेपर के अंदर ही AS की फैमिली भी आएगी, नंबर 1। और वो अगर AS की फैमिली ना भी दे तो आपको नहीं लगता यार कि वो ये जब क्लोरो के रिएक्शंस पूछता है तो क्लोरो की जगह आपने CN लगा दिया, ये AS का रिएक्शन नहीं है जी, है ना? तो बात खत्म। वो डायरेक्टली AS का पूछे या इनडायरेक्टली AS का पूछे, वो तो उसकी मर्जी ना, वो तो उसकी मर्जी। और मैं आपको बताऊं दोनों काम है, वो डायरेक्टली AS का भी पूछ सकता है और ये इनडायरेक्टली AS का भी पूछ सकता है। ठीक है जी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, ये जो बाहर का शोर है पुत्र, ये आगे तक पहुंचता है या सिर्फ मेरे कान तक पड़ता है? ये बाहर जो स्ट्रीट में शोर हो रहा है ये आप तक भी आ रहा है? मैं खिड़की बंद करूं या खिड़की खुले रहने दूं? आता है सर? चलो खिड़की बंद करते हैं। मैं तो मौसम के चक्कर में कि चलो थोड़ा अच्छा मौसम है,
लेकिन ये ऑनलाइन के चक्कर में सारों की छुट्टियां हैं, तो ये उल्लू जो है इस टाइम बाहर आ जाते हैं, चीखे मार रहे हैं जी। हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट, इसलिए मैं वो खिड़की खोल के खिड़की के पास बैठता हूँ। लेकिन ये बच्चे जो हैं ये निकम्मे हैं, ये असल में आजकल ऑनलाइन के चक्कर में छुट्टी छुट्टी है तो बाहर वेली मारता रहते हैं। बहरहाल अब कोई शोर वोर तो नहीं आ रहा, अब शोर का सीन तो नहीं है। ओके ओके, मुझे बताइए। ओके ओके जी, ओके ओके। सो यू नो हम यहाँ पे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं बेटा। एएस की केमिस्ट्री इन एनी केस आपको आनी चाहिए, इसीलिए मैंने सब लोगों को, सारे A2 वालों को कहा हुआ है कि यार वो हमारी एएस वाली क्लास में भी बैठ जाया करो। मेजोरिटी लोग क्लास लेते भी हैं, ठीक है, मेजोरिटी लोग क्लास लेते भी हैं। सो कुछ हम वहां से कॉन्सेप्ट, और यहाँ जो मैं बड़े धीरे धीरे चल रहा हूँ, बड़े धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई ऐसी बात अगर मैं एएस वाली करूँ तो उसको फुल डिटेल से समझाऊं, ठीक है। और डिटेल से समझाने के अलावा भी एक और बात आपको बता दूं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में रटा भी मारना होता है, ठीक है, थोड़ा तो नहीं, अच्छा खासा रटा मारना होता है। जो रिएक्शंस लिखवाए जाते हैं, जो कंडीशंस लिखवाई जाती हैं, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी उनकी साइंस भी बिल्ड होती रहती है, साइंस भी बिल्ड होती रहती है। अच्छा, मैं बस बताना ये चाह रहा था कि नाइट्रोबेंजीन का सिर्फ एक, या तो रिंग वाले रिएक्शंस है, रिंग वाले एक ही हैं, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन। नाइट्रो का जाती तौर पर साइड चेन की वजह से एक रिडक्शन है, वो इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन फैमिली पूरी खत्म। अच्छा, क्लोरोबेंजीन फैमिली पूरी खत्म, कि उसकी रिंग जब इन्वॉल्व होगी, ये जब उसकी रिंग इन्वॉल्व होगी तो नाइट्रेशन होगा, क्लोरीनेशन होगा या अल्काइलेशन होगा। क्लोरो जब इन्वॉल्व होगा तो क्लोरो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाएगा, थोड़ी मुश्किल से, वो भी खत्म। मिथाइल बेंजीन, इसकी भी फैमिली खत्म। इसका जब आप रिंग इन्वॉल्व करेंगे तो ये 2, 4, 6 डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाली चीज को पोजीशन 2 पे या 4 पे या 6 पे लगा देगा। और अगर आप इसका ये जगह इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जगह इन्वॉल्व करेंगे, तो या तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन करा दीजिए जैसे आप एएस में कराते थे, या फिर इसकी एक अजीब सा एक स्पेशल रिएक्शन हमने कल डिस्कस किया कि इसका क्या कराओ जी सर, इसका वो कराओ, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कराओ, जो कि अल्कोहल की कराया करते थे। और इसकी ऑक्सीडेशन में क्या चीज प्रोड्यूस की आपने, बेंजल्डिहाइड। अगर आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करें या माइल्ड ऑक्सीडेशन करें या कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन करते जाएं, कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन मतलब जैसे जैसे बेंजल्डिहाइड बनता जाए वैसे वैसे इसको बाहर निकालते जाएं, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने की इजाजत ना दें। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने की इजाजत जब आप नहीं देंगे तो हाँ, ये बेंजल्डिहाइड तक ही रुकेगा, अदरवाइज इट विल ऑक्सीडाइज फर्दर टू बेंजोइक एसिड। इसका मतलब बेंजीन जाती तौर पर भी हो गया, नाइट्रोबेंजीन की फैमिली भी डिस्कस हो गई, क्लोरोबेंजीन की हो गई, मिथाइल बेंजीन की हो गई। अब चौथा नंबर पर किसका बनता है? हाँ जी, चौथा नंबर किसका बनता है? आई थिंक इस फिनाइलामाइन का चौथा नंबर बनता है जी, इस फिनाइलामाइन का। और इस फिनाइलामाइन के साथ इसी फिनाइलामाइन का एक भाई है फिनोल, नॉट भाई है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट ही है, काफी हद तक ऑपोजिट ही है। तो मैं भी क्या कराना चाहूंगा अभी पुत्र, मैं आपको ये इन दो फैमिलीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा, अमाइनोबेंजीन पे और हाइड्रोक्सोबेंजीन पे, अमाइनोबेंजीन पे और हाइड्रोक्सोबेंजीन पे, ठीक है। और इनकी थोड़ी सी कुछ साइंस मैंने आपको सिखाने की कोशिश करनी है। तो प्लीज अगले पेज पे जाकर हेडिंग देंगे हम, कौन सी वाली कौन सी वाली भाई, इसको मिटा दूं, बल्कि नहीं मिटाना, क्या अगले पेज पे जाते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। सो आज हम कौन सी फैमिली स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों? आज हम फैमिली स्टार्ट करने लगे हैं फिनोल एंड फिनाइलामाइन, फिनोल एंड फिनाइलामाइन। और फिनोल का स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने है, फिनाइलामाइन का स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने है। तो क्या करें, क्या करें, सीधा सीधा, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है जी, सीधा सीधा टॉपिक स्टार्ट करें। रिएक्शंस ऑफ, आज का टॉपिक क्या है जी, रिएक्शंस ऑफ फिनोल एंड फिनाइलामाइन। एक बच्चे ने कहा सर न्यू चैप्टर, यस एग्जैक्टली, बट मैं वो एक चैप्टर में से, एक ही बात में से दूसरी बात में से तीसरी बात करके निकालता हूं। हाँ जी, रिएक्शंस ऑफ फिनोल एंड फिनाइलामाइन, फिनोल एंड फिनाइलामाइन। यू नो व्हाट इज फिनोल? फिनोल इज दिस थिंग,
phenylamine is this thing. ओके पता है मैं कौन से रिएक्शंस की बात करूंगा अभी। सबसे पहले मैंने बात करनी है रिएक्शंस में, कौन से रिएक्शंस की? इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। बच्चों आप लोगों से सवाल है, रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, कैन यू प्लीज टेल मी वो कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है? रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, प्लीज टेल मी। वो रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? यस एग्जैक्टली सर, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी तरह की होती है सर? 3 तरह की होती है, या नाइट्रेशन, या क्लोरीनेशन, या फिर अल्काइलेशन। तो लो जी आप कहेंगे सर नया चैप्टर है, बात वही है, नया चैप्टर है, बात वही है। अब मेरे पास एक अगला आपसे सवाल है अगर मैं वो रिएक्शंस करा रहा हूं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, मतलब नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन या अल्काइलेशन कराऊंगा, कंडीशंस आपको मालूम है, सब कुछ आपको मालूम है। मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे एक बात बताएं, आप ये जो जब मैं नाइट्रेशन कराऊंगा फिनोल की तो NO2 कहां लगेगा? NO2 कहां लगेगा? जवाब चाहिए बच्चों। एक सवाल पूछा है, ओके ग्रेट हो गया। हाँ एक ये जवाब जबरदस्त है। तो सर डेटा बुकलेट बताएगी कहां से लगेगा, डेटा बुकलेट बताएगी कहां पे लगेगा। ओके जनाब खोलिए फिर डेटा बुकलेट, खोलिए फिर डेटा बुकलेट और ढूंढिए कि OH कहां है, OH और NH2 कहां है। सैयद उजैर गलत बता रहे हैं, डेटा बुकलेट को खोल के देख के बताइए प्लीज, खुद से तो क्या मत मारिए। डेटा बुकलेट में 246 डायरेक्टिंग ग्रुप वाले टेबल में सबसे पहले NH2 है और दूसरी रो में OH है। तो लेट मी टेल यू, NH2 और OH दोनों, NH2 और OH दोनों 246 डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो फिनोल हो या फिनाइलामाइन हो, दे बोथ आर व्हाट, फिनोल और फिनाइलामाइन दे दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों आर OH भी। ये मैं यहाँ पे एक साइड नोट लिख देता हूं आपका, जब ये OH हो या NH2 हो, आर व्हाट, आर 2 4 6 डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर 2 4 6 डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो अभी तक जो मैंने लिखा है किसी को कोई प्रॉब्लम है इस बात से? अभी तक जो मैं बात लिख रहा हूं इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? हाँ जी, हमें कह रहे हैं कि सर ये OH या NH2 दे आर व्हाट, दे आर 2 4 6 डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दे आर 2 4 6 डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो बेटा ये रिएक्शंस तो आप खुद नहीं कर लेंगे, ये रिएक्शंस तो आप खुद नहीं कर लेंगे कि अगर मैं कहूँ इनकी नाइट्रेशन करनी है, अगर मैं इनकी कहूँ जी नाइट्रेशन करनी है, सबसे पहले क्या करना है जनाब, ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा चुका। अब अगर हम क्या कहें, अब अगर हम कहें जी हमने इसका क्या करना है, पार्ट 1 पे जाकर नाइट्रेशन करनी है, तो बच्चों आपको नाइट्रेशन का सब कुछ पता नहीं है, आपको नाइट्रेशन का अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको उसका रिएजेंट भी पता है, कंडीशंस भी पता है, सब कुछ पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे चलो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो ये नाइट्रेशन हम 50 दफा करेंगे, 50 दफा तो नहीं खैर 12, इतनी दफा कर लेंगे कि हमें ये रटा लग जाएगा। प्लस क्या, प्लस नाइट्रिक एसिड लग चुका होगा, अभी तक मैं आपको 10 दफा तो करा चुका हूँ मुझे लगता है, ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसकी क्या रखें, ठीक है, हो गया है, चलो जी ठीक है। 55 से 60 डिग्री इसका क्या करें सर, टेम्परेचर रखें। व्हाट विल हैपन, OH इज 246 डायरेक्टिंग ग्रुप, तो क्या होगा भाई सर, OH जहां पे लगा होगा ना, OH मिसाल के तौर पर यहाँ लगा है, तो अब इसके रिस्पेक्ट से पोजीशन नंबर 2 ये है, यहाँ पे जाके NO2 लगेगा या फिर यहाँ लगेगा या फिर 1 2 3 4 यहाँ लगेगा
या फिर OH 1 2 3 4 5 6 यहां लगेगा। खैर ये पोजीशन 2 पे लगे या पोजीशन 6 पे लगे तो एक ही चीज है ना, ये तो एक ही चीज है कि दो मुख्तलिफ चीजें, ये वाला और ये वाला सेम है क्या मुख्तलिफ है? सर ये सेम ही है, तो इसको क्या करूं, इसको छोड़ो जी, ये लें दिस और दिस। इसमें से भी मेजर किसको बोलते थे हम, यू रिमेंबर, इसको हम मेजर बोलते थे चूंकि इस तरह के दो प्रोपोर्शंस हैं, इसको हम एक तरह से माइनर बोलते थे। खैर बनाने क्या तक हम दोनों बना देते हैं, बनाने क्या तक हम दोनों बना देते थे, प्लस क्या, प्लस H2, दिस और दिस, कोई एक आधा बनाइएगा प्लीज, कोई एक आधा बनाइएगा। मैं क्यों ना मेजर वाला बना लूं, मैं क्यों ना अपने जवाब के लिए मेजर वाला बना लूं, है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्यों ना अगर मैंने सिर्फ मेजर वाला दिखाना है, एक प्रोडक्ट दिखाना है, तो इसको मिटा देता हूं, पोजीशन 2 पे लगा के दिखा दें या पोजीशन 4 पे लगा के दिखा दें या पोजीशन 6 पे लगा के दिखा दें। दिस इज नाइट्रेशन ऑफ व्हाट, यू सी दिस इज द नाइट्रेशन ऑफ, कौन है ये, फिनोल। मैंने साथ साथ क्या कराना है, मैंने साथ साथ फिनाइलमाइन भी कराना है, तो हियर यू गो। फिनाइलमाइन का भी एग्जैक्टली यही रिएक्शन नहीं होगा, प्लस क्या, प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड under the conditions of concentrated sulfuric acid and temperature is from 55 to 60 degrees Celsius. What is being produced? अगर मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाऊं, देयर इज दिस NH2 जो पहले से है और ये पोजीशन नंबर 2 के ऊपर जाके NO2 लगेगा, प्लस क्या, प्लस H2O, प्लस H2। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, किसी को अगर इस बात से प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नहीं ना, एग्जैक्ट वही काम है ना जो मैंने पहले से पढ़ाया हुआ। इधर एक और चीज भी पढ़ाई थी, इधर एक और चीज भी पढ़ाई थी कि क्या होगा अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करूं और टेम्परेचर को मैं 110 से 120 तक ले जाऊं। बताइए क्या प्रोडक्ट बनाया था आपने? प्लीज बच्चों जवाब दीजिए, इन कंडीशंस में हम क्या करते थे? देयर इज दिस OH, यार जवाब दो भाई। सर जब आप टेम्परेचर को 55 से 60 की बजाय 110 से 120 करते थे, यस 2 4 6, 2 पे भी 4 पे भी और 6 पे भी जाके क्या लगेगा, NO2 इधर भी लगेगा, NO2 इधर भी लगेगा, NO2 इधर भी लगेगा, और प्लस कितने H2O, प्लस एक नहीं है, प्लस 3H2O, और यहाँ एक नहीं 3 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, और उसको हम क्या कहेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 1,3,5 नहीं, आज गलत बताया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या फिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल। हाँ अगर आप इसको कहें TNP, अब ये TNT तो मैंने कल पढ़ाया था, वो एक्सप्लोजिव होता है, TNP मुझे नहीं पता क्या होता है, कुछ दवाई शवाई होगी। TNP ट्राई नाइट्रोफिनोल। खैर इनकी इसकी मेडिकल यूजेस या जो भी इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं वो हमारा कुछ सिलेबस तो नहीं है, वो एक TNT बड़ी मशहूर सी चीज है तो मैंने उसको बता दिया। एग्जैक्टली यही चीज मैं किधर कराऊंगा, इधर कराऊंगा कि अगर हमारे पास ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के एक नहीं मैं 3 मॉलिक्यूल्स ले लूं और ऊपर ये कंडीशन के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड मैं कॉन्सेंट्रेटेड लूं लेकिन टेम्परेचर में 110 से 120 तक ले जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा सर, यहाँ पे भी वही सीन होगा जो वहां हुआ है। तो ये तो कोई नई अनोखी बात ही नहीं है, तो सर वही बात है, एक ही चीज है, हम रोजाना पढ़ते हैं, इधर भी NO2 लगाएं, इधर भी NO2 लगाएं, इधर भी NO2 लगाएं, तो बस ठीक हो गया सर जी, मुकाएं, आगे चलें। क्या नाम रखूं इसका? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाइलामाइन, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाइलामाइन प्लस 3H2O प्लस 3H2O। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करिए प्लीज, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। एनीवन? प्लीज से यस और नो।
हाँ जी, एनी प्रॉब्लम्स? नो। ओके, मिटा दूं भाई? बंद हो जा भैया जी, 1 सेकेंड। ओके, हो गया 1 सेकेंड। आगे चलें भाई। जी तो बच्चों, आई होप लिख चुके होंगे। ओके, फिर मैं इसी पेज पे भी आपको क्या कराता हूं, इधर ही मैं आपको जरा 1 सेकेंड रुकिए प्लीज। इसकी नाइट्रेशन की बजाय रिएक्शन नंबर 2 डिस्कस करते हैं जी। व्हाट इज रिएक्शन नंबर 2? नाइट्रेशन की बजाय क्या होता है जी अगला? क्लोरीनेशन। इसकी जरा अगर आप क्लोरीनेशन डिस्कस करें तो प्लीज बताइए क्या होगा? Cl2 यूज होगा सर, और AlCl3 यूज होगा, और आप इसको हीट करेंगे। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा? इधर भी अगर आप Cl2 डाल दें, AlCl3 डाल दें और इसको हीट करें तो क्या होगा? सर वही होगा जो आपने नाइट्रेशन में कराया था। यहाँ OH है, ये भी 2,4,6 डाइटिंग ग्रुप है, तो पोजीशन 2 पे आके Cl लगेगा प्लस HCl। यहाँ भी ये अमाइनो है, पोजीशन 2 पे जाके Cl लगेगा, दैट्स इट, प्लस HCl। अब आप पोजीशन 2 पे लगाएं या पोजीशन 4 पे लगाएं, एक मेजर प्रोडक्ट बनाएं या एक माइनर प्रोडक्ट बनाएं, ये तो फिर आपकी मर्जी, ये तो फिर आपकी मर्जी है। जी बच्चों, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और व्हाट यू कैन फॉर्म इज OH, इधर Cl लगा दें, या फिर दिस इज NH2, यहाँ पे Cl लगा दें। ठीक है, बना लोगे? जल्दी से इसको लिखो प्लीज, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से लिखिए। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी भाई, हो जाएगा बच्चों, जनाब हो जाएगा। अब एग्जैक्टली यही चीज अगर मैं दोबारा करूं, थर्ड रिएक्शन कौन सा था? कैन यू प्लीज टेल मी थर्ड रिएक्शन कौन सा होगा? अब मैं थर्ड रिएक्शन की तरफ जाता हूं। थर्ड रिएक्शन इज कौन से वाला? सर थर्ड क्लोरीनेशन नहीं होती, थर्ड होता है अल्काइलेशन। सुनो जी, थर्ड नंबर पे 1 2 3, व्हाट इज दैट? दैट इज अल्काइलेशन। और अल्काइलेशन में हम क्या करते थे? अल्काइलेशन में हम ये क्या करेंगे जी सर जी? अल्काइलेशन में ना आप एक तो इस्तेमाल करें CH3Cl और यहाँ पे FeCl3 इस्तेमाल कर लें, तो यहाँ जाके क्या लग जाएगा? यहाँ जाके CH3 लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या कर लें, यहाँ पर भी जो है आप अल्काइलेशन के लिए जब हम CH3Cl लगाएं तो यहाँ पे आप FeCl3 इस्तेमाल कर लें, यहाँ जाके CH3 लग जाएगा। लो जी, किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करो, किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करो। थोड़ा सा स्पीड लगाओ, थोड़ा सा स्पीड लगाओ। इसको इतनी दफा लिखवा चुका कि अब आपके फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए बात। ये असल में बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन की रिंग के ऊपर से किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना एक बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब क्या है जी? ठीक है, इसमें इस बात में अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करेंगे, मेरा नहीं ख्याल परेशानी होनी चाहिए। ओके, अब अगर मैं चलूं आगे कि जनाब मैंने फिनोल का, और अगले पेज पे जाऊं बच्चों, प्लीज अगले पेज पे जाऊं। अगर आपने इनकम्प्लीट भी किया हुआ है तो फिर भी आपको खुद करना आना चाहिए, यहां से आगे ये रिएक्शन आपको खुद लिखने आने चाहिए। मैं जा रहा हूं जी नेक्स्ट पेज पे जी। अगर आपने पिछला पेज कंप्लीट नहीं भी किया तो अब आपको खुद इस काबिल होना चाहिए कि उस रिएक्शंस को मुकम्मल कर सकें। पिछले पेज पे चल रहा था रिएक्शंस ऑफ फिनोल एंड फिनाइलामाइन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। अभी मैं क्या कराऊंगा, अभी मैं दोबारा वही हेडिंग दूंगा, रिएक्शंस ऑफ क्या? फिनोल एंड फिनाइलामाइन, लेकिन अब वो रिएक्शंस कराने इन विच साइड चेन इज इन्वॉल्व। कौन से रिएक्शंस जी? अब वो रिएक्शन होंगे इन विच साइड चेन इज इन्वॉल्व। रिएक्शंस इन विच साइड चेन इज इन्वॉल्व। लो जी, रिएक्शंस इन विच साइड चेन इज इन्वॉल्व। देखते हैं कि फिनोल की साइड चेन के पास क्या खास बात है और फिनाइल अमाइन की साइड चेन के पास क्या खास बात है जी। देयर इज दिस O एंड इस O के साथ देयर इज H, देयर इज दिस फिनाइल, देयर इज दिस NH2। ओके जी, अब मैंने इसके कौन से रिएक्शंस कराने हैं भाई? देखिए, बेंजीन की रिंग वाला रिएक्शन तो चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे नाइट्रोबेंजीन हो, चाहे क्या कहते हैं फिनोल हो, चाहे फिनाइलामाइन हो, चाहे मिथाइल बेंजीन हो, जो भी हो उन सब के वो रिएक्शंस इन विच रिंग इज इन्वॉल्व एक जैसे, जिसमें रिंग इन्वॉल्व होती है तो एक जैसे रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, रिएक्शंस फर्क कब दिखाते हैं? रिएक्शंस फर्क कब दिखाते हैं सर? साइड चेन डिफरेंट होगी तो डिफरेंट बिहेवियर होगा। ये देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं साइड चेन की। किसकी बात कर रहे हैं जी? साइड चेन की। इस बेंजीन की साइड चेन पे क्या है? OH है। OH की नेचर क्या है देखेंगे, और इसकी साइड चेन पे क्या है? इसकी साइड चेन पे NH2 है। NH2 में क्या डिफरेंट बात है उसको देखेंगे। मुझे प्लीज एक बात बताइए, फिनोल का जरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। सर फिनोल में ना देयर इज दिस, बेंजीन की रिंग होगी, ग्रेट हो गया, ये हो गया O और ये हो गया H। ओके जी, इस O पे क्या है जी? सर इस O पे होते हैं 2 लोन पेयर्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया H। यार ये O पे चार्ज क्या होगा? सर जी O पार्शल नेगेटिव होगा, H पार्शल पॉजिटिव होगा।
ओके ओके, इसके इसका इसका देखते हैं कि क्या सीन है, क्या सीन है इसके, इसका सीन समझने की कोशिश करेंगे, मुझे बात बताएंगे। पर एक और बात भी है, एक और बात भी है सर, ये जो ओ है यार, ये तो वाटर जैसा नहीं है। यस कॉलम्स एग्जैक्टली, ये तो वाटर जैसी चीज नहीं है। वाटर लाइक यू नो, ओ है, इधर भी एच है, इधर भी एच है। अगर दोनों ओ के दोनों तरफ एच हो तो क्या होता है? ओ के दोनों तरफ एच हो तो क्या चीज होती है सर? वो वाटर होता है। अच्छा, ओ के एक तरफ एच हो, एक तरफ अल्काइल हो, व्हाट? यस सर 104। अच्छा, एंगल, एंगल की बात कर रहे हैं, ओके एंगल की तरफ आता हूं। अगर यहाँ एच हो और वहां पे, चलो एंगल भी मेंशन कर लो, बच्चा कहता है सर ये एंगल कितना होगा? अगर ये चार बॉन्ड, चार रीजन होते, चार रीजन होते, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती 109.5, एक लोन पेयर होता 107, एंड यू नो देयर आर दीज टू लोन पेयर्स, तो एंगल हमने कितना रिड्यूस किया था? एंगल हमने कितना रिड्यूस, आई थिंक 104.5 तक चले गए थे, 104.5 डिग्री के आसपास तक इसका एंगल था। So don't you think it resembles water or alcohol? It resembles water or alcohol? हैं जी? तो फिनोल के बारे में सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ लिखनी है, फिनोल resembles what? Phenol resembles water and alcohol. Phenol, alcohol. What is this water? What is this O और दोनों तरफ H? Okay. What is this alcohol? एक तरफ H, एक तरफ R, and उसके पास भी this is partial negative, this H is partial positive, this is partial negative, this H is partial positive, यहाँ पर तो दोनों H partial positive। अच्छा, फर्क अल्कोहल में और फिनोल में क्या है? अल्कोहल और फिनोल में क्या फर्क है? ये बड़ी गौरतलब बात है, ये बड़ी गौरतलब बात है कि सर अल्कोहल और फिनोल में फर्क ये है कि अल्कोहल साहब जो हैं, अल्कोहल साहब जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देने के हक में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स देने के हक में होते हैं, और फिनोल साहब जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेने की हक में होते हैं। ये बड़ी बात है भाई, क्या बात है? हेलो जी, यहां तक तो किसी को मसला नहीं है ना, यहां तक तो किसी को मसला नहीं है ना भाई। अब मसला यहां से स्टार्ट होगा, सर वाटर में तो इधर भी एच है, इधर भी एच है, ये तो वाटर जो भी होता है, वाटर क्या होता है भाई? वाटर की तरह मुझे बात बताएंगे, वाटर की नेचर क्या होती है? सर वाटर तो एक एम्फोटेरिक टाइप चीज है, या तो आप इसको ओ लेवल वाला बच्चा इसको न्यूट्रल लिक्विड कहता है, या हम एएस वाले इसको कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं वाटर के बारे में कि सर वाटर थोड़ा एम्फोटेरिक टाइप चीज है। एम्फोटेरिक मतलब एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करता है वाटर, और बेसिस के साथ भी रिएक्शन करता है। एसिड्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व करता है, बेसिस को भी अपने अंदर डिसॉल्व करता है। किसी के साथ रिएक्शन करके प्रोटॉन डोनर बनता है, किसी के साथ रिएक्शन करके प्रोटॉन एक्सेप्टर बनता है, किसी के साथ रिएक्शन करके प्रोटॉन डोनर, और किसी के साथ रिएक्शन करके प्रोटॉन एक्सेप्टर बनता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं सर? अब हमें अल्कोहल और फिनोल, अल्कोहल और फिनोल, इन दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, इन दोनों को समझने की कोशिश करनी है। क्या समझ अपनाएं यहां पर हम, क्या समझ अपनाई जाए, समझ क्या अपनाई जाए? देखिए अभी आपको याद है कल मैंने क्लोरोबेंजीन के बारे में एक बात बोली थी बच्चों, एक बात प्लीज याद करिए, क्लोरोबेंजीन के बारे में मैंने कल क्या बोला था कि यार क्लोरो के जो लोन पेयर हैं, क्लोरो के जो लोन पेयर्स हैं, उन लोन पेयर्स को, क्लोरो के जो लोन पेयर्स हैं, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, क्लोरो के जो लोन पेयर्स हैं, उन लोन पेयर्स को बेंजीन की रिंग अपने अंदर इन्वॉल्व होने की दावत देती है। ये क्लोरो के जो लोन पेयर्स हैं बेंजीन की रिंग के अंदर खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं, उस रिंग में जाकर उधर घूमने की कोशिश करते हैं और अपनी स्टेबिलिटी में इजाफे की कोशिश करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये वाले दो लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स भी इस बेंजीन की रिंग की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे, इस बेंजीन की रिंग की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे और इस बेंजीन की जब रिंग की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे तो गौर से मेरी बात सुनिए, बल्कि एक सेकेंड, इसको ना मैं जरा पानी में डिजोल्व करके समझाता हूँ। इसको अगर मैं पानी में डिजोल्व करके आपको समझाऊं कि जनाब ये जब पानी में डिजोल्व होते हैं तो क्या होता है, क्या नहीं होता। सर यहाँ पे भी अगर आप लिखते हैं तो बुरा तो नहीं। सर में मालूम है
कि बेंजीन की रिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अल्कोहल ऑन द अदर हैंड, आई थिंक आपने एएस में पढ़ा होगा, ये जो आर की चेन होती है, आर की चेन इज जस्ट कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत नहीं रखता, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता होता है, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता होता है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत गौरतलब, अगर बेंजीन की रिंग ने इस, बिल्कुल उल्टी नेचर है यार, ये तो बिल्कुल पुठा काम है। बेंजीन की रिंग ने, बेंजीन ने ओ से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो इन टर्न ओ ने एच से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश कर लेनी है। इन रिटर्न ओ ने एच से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश कर लेनी है। सिमिलरली अगर अल्काइल ने ओ को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की, तो ओ ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर देनी है, हैं? लो जी, पुठा काम हो गया। पुठा काम हो गया मतलब क्या होगा इससे? इससे अल्कोहल और फिनोल की नेचर में बिल्कुल जमीन और आसमान, नहीं जमीन और आसमान तो नहीं, बिल्कुल फर्क होगा। फर्क होगा जी, जमीन और आसमान का फर्क तो बिल्कुल ही डिफरेंट फर्क होता है, यहाँ काफी हद तक फर्क होगा। अब ये काफी हद तक कितना फर्क होगा, दोबारा से सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटा कि जो आपके पास ये अल्कोहल वाला OH है और फिनोल वाला OH है तो दोनों OH हैं, तो दोनों OH, O पे देख सकते हैं आप, इधर भी पार्शियल नेगेटिव, उधर भी पार्शियल नेगेटिव, H पे इधर भी पार्शियल पॉजिटिव, H उधर भी पार्शियल पॉजिटिव। फर्क सिर्फ ये है अल्कोहल वाला O के साथ R जुड़ा होता है, फिनोल वाला O के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। व्हाट इफ आई से कि जो R है, R किस तरह का ग्रुप है? अगर मैं कहूं R जो है अल्कोहल के पास कौन सा इफेक्ट है जी? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जी, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इफ आई से दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, के अपनी तरफ खींचने की बजाय किसी को जरूरत हो तो उसको दे देते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हाट अबाउट दिस बेंजीन रिंग? सर दिस इज कहीं से भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो नहीं है, ये तो अपनी रिंग के अंदर साथ वाले को कहता है तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन्स उधर ले आओ। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कैन आई से लाइक दिस? हेलो, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? हाँ हाँ, कहानी कॉलम में, ये जी कहानी कॉलम में ही है, कहानी अभी तक कॉलम्स में ही चल रही है। जी, अब इससे किस प्रॉपर्टी में फर्क पड़ेगा और किस में नहीं पड़ेगा, दोबारा से सुन लीजिए। हम अल्कोहल को डिस्कस कर रहे हैं, अल्कोहल का रिजेंबलेंस देख रहे हैं। इट रिजेंबल्स वाटर एंड अल्कोहल। वाटर का स्ट्रक्चर आपके सामने है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपके सामने है, फिनोल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। फर्क हम क्या कह रहे हैं कि अल्कोहल का जो R होता है, वाटर में तो दोनों तरफ H होता है ना, वहां तो ऑक्सीजन ने इससे भी इलेक्ट्रॉन्स खींच लेने हैं, ऑक्सीजन ने इससे भी इलेक्ट्रॉन्स खींच लेने हैं, वो वाटर को तो मैं चेक ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ कह रहा हूं कि अल्कोहल में जो R है, इसने क्या करना है, और ये जो फिनोल में जो बेंजीन की रिंग है, ठीक है, इसने क्या करना है? R is an electron releasing group. Phenyl or this ring C6H5, what is it? It is an electron withdrawing group. इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, उसने न्यूट्रॉन इधर दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिए। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? इससे फर्क ये पड़ेगा कि या तो ये और H वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, या फिर ये और H वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लो जी, मुझे आप एक बात ये बता दो, ये O नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव है, ये बॉन्ड पोलर है ना, ये बॉन्ड पोलर है ना। अगर इस O ने इन इलेक्ट्रॉन्स को और खींच लिया अपनी तरफ, अगर O ने किसी भी मजबूरी में H को और ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया, तो इस H के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या हो जाएगा? अगली बार बताओ। अगर बेंजीन की रिंग ने इलेक्ट्रॉन्स O के खींच लिए अपनी तरफ, और O ने कहा इन रिटर्न इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लो तो अपनी तरफ, तो H विल बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या नहीं? H विल बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इससे इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए गए, और देखें H से भी छीने गए थे,
लेकिन इस मतलब वाटर के एज से भी छीने गए थे, अल्कोहल के एज से भी इनिशियली छीने गए थे, मतलब वो O पार्शियल नेगेटिव है, H पार्शियल पॉजिटिव है, तो कंफर्म है ना। लेकिन बेंजीन की रिंग ने क्या किया, बेंजीन की रिंग के इस वक्त क्या किरदार है, रिंग का किरदार ये है कि O से इलेक्ट्रॉन, O के लोन पेयर्स को कहा जाए भाई इधर रिंग के अंदर आने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ किया जाए, अपनी तरफ खींचा जाए। हाँ जी, जब उसने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो O ने फिर क्या कहा, O ने कहा जी अच्छा मेरी तरफ दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता हूं। उसने इस बॉन्ड को और ज्यादा पोलर कर दिया, उसने इस बॉन्ड को चलो एक सेकंड, बॉन्ड को ज्यादा पोलर किया कि नहीं किया, एच को और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लाइक एच की नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गई। इसी तरह इस एच के बारे में क्या ख्याल है सर? ओ ने, आर ने कहा भाई साहब लो हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लो। उन्होंने कहा अच्छा, उसने उधर से इलेक्ट्रॉन्स लेकर थोड़े से इस तरफ भेज दिए। तो अगर ओ अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा इस तरफ भेज दे तो एच क्या हो गया, एच हो गया सर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लाइक पॉजिटिव था थोड़ा कम पॉजिटिव हो गया। इसको आप इसको स्टैंडर्ड पॉजिटिव कहिए, जितना इसको स्टैंडर्ड पॉजिटिव होना चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड पॉजिटिव, जितना होता है नॉर्मली उतना ही है ये। इस एच के मुकाबले में ये वाला एच लेस पॉजिटिव है, ये वाला एच मोर पॉजिटिव है। दिस एच इज व्हाट, दिस एच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट्स इट, सिंपल। नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी जितनी होती है, नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा ये वाला एच नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये वाला एच लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये वाला एच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जी है कि नहीं? यहां तक किसी ने कुछ सवाल पूछना तो पूछो जी। अब आप कहो सर फिर से फर्क क्या पड़ेगा? बेटा इससे ना इनकी सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, और इनकी सॉल्युबिलिटी के नतीजे में इनकी रिएक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा। एक शायद एसिडिक हो जाए, एक शायद लेस एसिडिक हो जाए, एक शायद मोर एसिडिक हो जाए, वगैरह वगैरह। देखते हैं किस बात पे ज्यादा, किस बात पे फर्क है, किस पे नहीं है। लेट मी टेल यू, अगर मैं इस अल्कोहल को मिसाल के तौर पे एथेनॉल ले लेता हूँ, चलो जी एथेनॉल ले लेता हूँ, ठीक है, इस एथेनॉल को पानी में डिजोल्व करता हूँ और अल्कोहल को फिर पानी में डिजोल्व करता हूँ, जरा चेक कीजिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इफ आई से हैव गॉट दिस CH3 CH2OH, ठीक है, अगर मैं इसको पानी में डालने की कोशिश करूं, इसको पानी में डालने की कोशिश करूं, if I dissolve it in water, और मैं कहूं जी ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। अच्छा इसी तरह ऑन द अदर हैंड मैं इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव को पानी में डिसॉल्व करूं, तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, यहाँ चलो ये CH3 CH2O1 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे ये O1 नेगेटिव प्लस H1 पॉजिटिव बनेगा। इस वाले को आप बोल दीजिए एथोक्साइड, एथोक्साइड आयन। इस वाले को आप बोल दीजिए फेनोक्साइड आयन। जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। यू नो व्हाट, आपको मालूम है कि इस अल्काइल ग्रुप का क्या सीन है? सर इस अल्काइल ग्रुप का सीन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो ये वाला H था लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब ये वाला H लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये क्या होगा, लेस सॉल्युबल। दिस इज लेस सॉल्युबल, या ये एक लफ्ज होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल, है जी, इसको कह दीजिए दिस इज लेस सॉल्युबल। ऑन द अदर हैंड इस O के इलेक्ट्रॉन्स गए उधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स गए उधर,
दिस वाला एज बिकम्स मोर पॉजिटिव, तो मोर सॉल्युबल। असल में सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब ये कि सर आप ये बॉन्ड तोड़ दें, कौन से वाला, ये वाला बॉन्ड तोड़ दें या फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? सर जी जो 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 क्या कहते हैं उसको, वो होगा, ये देखिए ये O और H था। मुझे उम्मीद है मैं समझा चुका हूं यार। अगर आपने सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं, आप में से किसी ने सवाल पूछना तो आप पूछ लीजिए कि सर O और H में ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी जो है, एक काम करें, पेज के हेडर पे जाएंगे जरा प्लीज। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ, उस तरफ जाता हूँ 2 मिनट। अभी सॉल्युबिलिटी की बात तो करने दो ना, अभी सॉल्युबिलिटी की बात तो 100% करने दो, फिर सॉल्युबिलिटी के बाद बात करता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी की। एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी की बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। फिल वक्त मुझे बस इतना बताओ, पहले ये बताओ कि आपको ये बात समझ आ रही है? पेज के हेडर पे कुछ लिखवा रहा था, यस। पेज के हेडर पे क्या लिखेंगे? अगले पेज पे जाता हूँ, पेज के हेडर पे जाके लिखिए O और H, it is partial negative, this is partial positive. OH is a कौन सा बॉन्ड? OH is a polar bond है जी। OH एक पोलर बॉन्ड है ना, ठीक है। OH एक पोलर बॉन्ड है ना, ठीक है। और उसकी एक पर्टिकुलर बॉन्ड पोलैरिटी है, इसकी एक पर्टिकुलर बॉन्ड पोलैरिटी है कि नहीं? एक पर्टिकुलर बॉन्ड पोलैरिटी होगी। अब वो बॉन्ड पोलैरिटी नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी कि नॉर्मल से कम हो जाएगी? बॉन्ड पोलैरिटी नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। बॉन्ड की पोलैरिटी नॉर्मल से कम हो जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जी भाई, क्या बात कर रहा हूं? मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी। पेज के हेडर पे जाके लिखिए OH का जो बॉन्ड होता है इज अ पोलर बॉन्ड, ठीक है। इसकी जो बॉन्ड पोलैरिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन कि इस O के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है। यहाँ पे अगर C2H5 लगा हुआ है, इथाइल मतलब एथेनॉल वाली चीज है, या फिर यहाँ C6H5 लगा हुआ है, फिनोल वाली चीज है। its bond polarity depends upon कि आपने यहाँ पे R लगाया हुआ है या फिर आपने यहाँ पे फिनाइल लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज लगी हुई है? यहाँ पे चलो कुछ ना लिखो जी, कुछ ना लिखो, बस सिंपल है। OH के साथ लिखो इट्स अ पोलर बॉन्ड, इट्स अ पोलर बॉन्ड, ठीक है। वापस आओ जी, वापस आओ। हमने कहा दिस इज एथेनॉल, दिस इज फिनॉल। इस OH के साथ C2H5 लगा है, इस OH के साथ C6H5 लगा है। एथेनॉल इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अपने इलेक्ट्रॉन्स को O की तरफ डायरेक्ट कर सकता है। फिनोल ऑन द अदर हैंड इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो O को अपनी तरफ खींचने की कोशिश, O के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। सो ये वाला बॉन्ड H ज्यादा, क्या बोला आपने? H लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अच्छा एक और चीज लिखता हूं फिर मैं, इस बॉन्ड के बारे में क्या ख्याल है फिर आपका? दिस बॉन्ड, हाँ जी जी, अगर आपने इसके इलेक्ट्रॉन्स उधर खींच लिए गए, इसके इलेक्ट्रॉन्स उधर खींच लिए गए, तो आई बिलीव दिस इज मोर पोलर, दिस बॉन्ड विल बिकम मोर पोलर। ऑन द अदर हैंड दिस बॉन्ड, जिसके इलेक्ट्रॉन्स वापस H को दे दिए गए, H लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, तो दिस बॉन्ड विल बी लेस पोलर। जी समझाइए भाई, किसी को ना समझ आ रहा हो प्लीज रेज योर हैंड्स। पोलराइजिंग पावर, नो पोलराइजिंग पावर की बात नहीं हो रही, बस सिंपल बात हो रही है कि एक इधर वाला H ज्यादा पॉजिटिव हो गया, उधर वाला H कम पॉजिटिव हो गया है। ये वाला बॉन्ड मोर पोलर हो गया, ये वाला बॉन्ड लेस पोलर हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वाला बॉन्ड जो है OH वाला,
इसमें जो ये H है इस तरफ को जा रहा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहे थे, H लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, इसके लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये बॉन्ड लेस पोलर हो गया, तो ये लेस सॉल्युबल हो गया। और अगर ये लेस सॉल्युबल हो गया, तो मुझे बात बताइए, इस तरह के रिएक्शंस का एक Ka होता है ना, इस तरह के रिएक्शंस का एक Ka होता है ना। लेट अस सपोज मैं इसको कहता हूँ Ka1, इसको मैं Ka1 कहता हूँ। इस तरह के रिएक्शन का भी एक Ka होता होगा, उसको मैं कहता हूँ Ka2, यानी ए को कह दो Ka1 और ए को कह दो Ka2। यार जी मुझे आप बताओगे किसका Ka ज्यादा है, ये सवाल है जी आपसे, किसका Ka ज्यादा है। ये वैसे Ka होता क्या है, Ka होता क्या है भाई, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, याद आ रहा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिडिक डिसोसिएशन। ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या डिटरमिन करता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या डिटरमिन करता है सर, ये एसिड्स की स्ट्रेंथ डिटरमिन करता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों ने कहा सर Ka2 ज्यादा है, Ka2 ज्यादा है। अच्छा, अगर Ka2 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ सर, फिनोल इज मोर एसिडिक देन व्हाट, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। जी, एथेनॉल को तो हमने पिछले साल कभी एसिड नहीं कहा, नॉट एग्जैक्ट एसिड तो मेरा नहीं ख्याल, हमने पिछले साल अल्कोहल के बारे में कहा था कि ये एसिड होता है, ठीक है। खैर बहरहाल जो भी है मैं भी समझाता हूँ इसको, ठीक है। मैं एंड पे जाकर क्या बात करना चाहता हूँ, आपने इसको पानी में डिजोल्व करके कहा लेस सॉल्युबल है, इसको पानी में डिजोल्व करके कहा मोर सॉल्युबल है, ठीक है। एक को पानी में डिजोल्व करके कहें लेस सॉल्युबल है, दूसरे को पानी में डिजोल्व करके कहें मोर सॉल्युबल है। तो जो मोर सॉल्युबल है उसकी जो डिसोसिएशन का कांस्टेंट है, उसका जो डिसोसिएशन का कांस्टेंट है वो क्या हुआ, उसके डिसोसिएशन के कांस्टेंट को ज्यादा बोलें, ठीक है। इसका मुंह किस तरफ खोलेंगे आप, Ka1 है ये Ka2 है, कौन ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा, नहीं सर ये वाला ज्यादा है, ऐसे ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब मैं एक्सप्रेशन तो नहीं बना के दूंगा कि Ka का ऊपर वाले का एक्सप्रेशन लिखें, नीचे वाले का आप, आई होप आपने इक्विलिब्रिया, एसिडिक स्ट्रेंथ, Ka, Kb, Kw, यू नो, pH, pOH, सारा कुछ घोला होगा, सारा कुछ आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वैसे एक बात तो बताएं, वो निकम्मे, आप लोगों में से टेस्ट किसने नहीं दिया, अभी रिसेंटली जो केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था किसने नहीं दिया भाई जी, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, ऑलमोस्ट हाफ निकम्मी क्लास ने नहीं दिया। पुत्र कल मैंने एक वो भेजी है, कोई स्टेटमेंट भेजी है फेडरल मिनिस्टर साहब की, पढ़ी, सुनिए भाई साहब क्या फरमा रहे हैं, आपकी उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं, जो आपने झूठी उम्मीदें बनाई हुई थी कि पता नहीं पेपर नहीं होंगे, पेपर डिले होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। कल कोई उम्मीदों पे पानी फेरा, कोई पढ़ने का दिल हुआ है, थोड़ी बहुत मोटिवेशन हुई है, या अभी भी निकम्मापना चल रहा, काश के थोड़ी सी मोटिवेशन हुई हो, पढ़ने का दिल किया हो कि भाई पेपर तो हैं, वो कह रहे हैं जनाब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के पेपर लूंगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कैम्ब्रिज के पेपर ना हो जी। तो भाईजान मेहरबानी करिए, खुद के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, हर किसी के ऊपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नहीं पेपर अभी भी शहीर, अभी भी यू वुड से कि पेपर बेशक कैंसिल हो जाए, एनईटी तो होगा, हाउ वुड यू इवन से दिस के पेपर कैंसिल हो जाएंगे, कौन सी उम्मीद है ये, लाइक कहां से आपके दिमाग में आती है बात कि सिर्फ पेपर नहीं होंगे, क्यों आती है ऐसी बात भी, अभी भी मैं पहले दिन से कह रहा हूं पेपर होंगे, पेपर होंगे, पेपर होंगे। कल तो वो भाई ने भी कह दिया, जो बड़ा बड़ा फेवरेट है आजकल, ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की बड़ा वो बड़ी मीम्स बनती हैं और बड़ा वो छाया हुआ है, ठीक है, बच्चे बड़ा खुश होते हैं उससे जब वो छुट्टियां देता है। कल तो मेरे ख्याल से खुश नहीं हुए होंगे, कल तो वो पुट्ठी सीधी मीम्स बनाई होंगी कि कल कुछ और होगा मीम्स में। हाँ शफकत जानी जी जानी साहब ने कल फिर हिसाब बराबर किया होगा। ये बच्चे अपनी ही कंपेन चला रहे हैं, चलाते रहे, उनकी बच्चों की कंपेन से क्या क्या होता है, वो तो एक नेशनल इशू है, नेशनली जो भी सिचुएशन होगी उन्होंने फैसला किया होगा, ठीक है। ये जो कंपेन चलाने में एनर्जी जाया हो रही है, ठीक है, महमूद ने शफकत नहीं दिखाई, हाँ बहुत होगी ना शफकत, वो कह रहा है 2 सालों से दिखा रहे हैं, पहले साल दिखा दी है, दूसरे साल क्या शफकत दिखाए आपको, महमूद ने शफकत नहीं दिखाई चलो जी मजे क्या, खैर बहरहाल जो भी है,
तैयारी करिए भाई, तैयारी करिए, पेपर होंगे, बड़ी जरूरी चीज है। अभी भी मुझे अफसोस है, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 बच्चे गायब हैं क्लास के, ठीक है, 15 बच्चे। बोर्ड वालों को तो दिखाई है, चलो जो भी है जो भी है। आई डोंट नो ये 15 बच्चे किधर हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। अंकल शफकत ने दिल तोड़ दिया, जी जी बिल्कुल ठीक है, मजे का, ये भी मजे का है। इधर ध्यान दो, दिल टूट्स, इधर ध्यान दीजिए। एक तो तुम लोग के दिल भी छोटे छोटे कांच के बने हुए हैं। ये क्यों नहीं कहते सर इस सीने में दिल नहीं जिगर हैं? दिल टूटते हैं जिगर नहीं टूटा करते हैं। छोटे छोटे दिल चिड़िया जैसे तुम लोगों ने दिल रखे हुए हैं। अंकल शफकत ने पेपर क्या अनाउंस कर दिए हैं, आपके दिल ही टूट गए। चलो जी इधर ध्यान दो जी, ऐसे। चलो जो भी है जो भी है जी, जो भी है जी। क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था भाई, कुछ कह रहा था, बात को खत्म करने दो, बात को खत्म करने दो। हमने यहाँ पे बात की एथेनॉल की और फिनोल की। एथेनॉल की सॉल्युबिलिटी कम है, फिनोल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। एथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्या मैं अल्टीमेटली ये कह सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल इज ग्रेटर देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एथेनॉल? अच्छा, आखिरी जो मैंने नीट चीज लिखनी है, आखिरी जो मैंने चीज लिखनी है, प्लीज वो जाके लिखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ like Ka of what? Of phenol is greater than water. ये मैं खुद से ले आया हूं, which is greater than ethanol. लो जी, अगर हम वाटर की सॉल्युबिलिटी की बात करें या वाटर के Kw की बात करें या वाटर के Ka की बात करें, तो आपकी इतला के लिए कि फिनोल वाला वाटर से ज्यादा और एथेनॉल वाला वाटर से कम। ये मैं खुद से ले आया हूं बीच में। वैसे तो मुझे बस ये बताना था कि फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, एथेनॉल का कम है। वाटर को दरमियान में रख देते हैं, वाटर को दरमियान में रख देते हैं, और फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी ज्यादा है, वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ एथेनॉल से ज्यादा है, ठीक है। एथेनॉल के रिएक्शंस अगर आपने पढ़े हों पिछले साल, तो आपने एथेनॉल का एसिड वाला कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़ा। इज एथेनॉल बेसिक? गुड क्वेश्चन। सुनो भाई, बच्चे ने कहा कि सर इस तरह के कंपैरिजन में तो फिर साबित होता है, इस तरह के कंपैरिजन में तो फिर साबित होता है कि एथेनॉल इज बेसिक। नो नो, आई वुड नॉट कंपेयर, क्योंकि अगर मैंने इसको एथेनॉल को बेसिक कह दिया, एथेनॉल को अगर मैंने बेसिक कह दिया तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे फिर इसके बेस जैसे रिएक्शंस पढ़ाने पड़ जाएंगे, मुझे फिर इसके बेस जैसे रिएक्शंस पढ़ाने पड़ जाएंगे। आपको ये कंफ्यूजन वाटर को देख के हुई है? ओके, हेलो, कंफ्यूजन को दूर करते हैं, वाटर को इंक्लूड ही नहीं करते। हेलो जी, अब ठीक है, अब ठीक है भाई। क्योंकि अगर आप वो देखते हो कि सर वाटर से कम एसिडिक है, तो फिर जो वाटर से कम एसिडिक होता है वो बेस होती है। हाँ, शायद आप ऐसा सोच रहे हो ना, उस वक्त तो ठीक सोच रहे थे, ठीक है। खैर, मैं इस वक्त वाटर के धंधे में पढ़कर सारी कहानी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं तस्नीम आपका उस सवाल तक लेके ही जाना नहीं चाहता था, उस सवाल तक लेके ही नहीं जाना चाहता था। बहरहाल मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब जी, ये जो हमारे पास फिनोल है, Ka of the ethanol is less, Ka of the phenol is more, which simply means कि acidic strength of phenol is greater than acidic strength of ethanol, acidic strength of ethanol। अब जो मेरा सवाल है वो आप लोगों से ये है कि आपने एथेनॉल का पिछले साल कोई एसिड टाइप रिएक्शन पढ़ा? पिछले साल कोई एसिड की तरह का रिएक्शन पढ़ा? एक पढ़ा, एसिड की तरह का नहीं था, बट टू सम एक्सटेंट एसिड की तरह की। कोई एक अदर प्लीज रिएक्शन याद कराइए, एथेनॉल का रिएक्शन याद कराइए। इट यूज्ड टू रिएक्ट विद मेटल्स। मेटल ने एथेनॉल में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया था, मेटल्स ने एथेनॉल में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया था, याद है? लेकिन एथेनॉल ने मेटल ऑक्साइड के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं किया, एथेनॉल ने मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं किया, एथेनॉल ने मेटल कार्बोनेट के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं किया।
ठीक है, अब जो मैं बात करने लगा हूं उसको जरा प्लीज गौर से सुनिएगा, उसको जरा गौर से क्या सुनिएगा कि एथेनॉल का पिछले साल क्या था, इट ओनली रिएक्ट्स विद, इट कैन ओनली रिएक्ट विद दो मिनट, एथेनॉल, एथेनॉल की बात कर रहा हूं, एथेनॉल की बात कर रहा हूं, एथेनॉल, it can only react with strong, it can only react with metals like पोटाशियम और सोडियम, और वो रिएक्शन भी कैसे थे, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थे, न्यूट्रलाइजेशन नहीं थे, वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं थे। हाँ, यहां पर जो फिनोल है इसके बारे में बताता चलूं, इट कैन रिएक्ट, it cannot only react, it cannot only react with, it cannot only react with metals like potassium or sodium, it cannot only react with metals like potassium or sodium undergoing displacement reactions, but with metal oxides and metal hydroxides as well. undergoing कौन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हेलो जी, तो मसला मसाइल, इसका मतलब ये हुआ फिनोल पक्का एसिडिक है, फिनोल को हमें एसिड लाजमी कहना चाहिए, फिनोल इज एसिडिक, चूंकि वो मेटल ऑक्साइड से कोई चीज रिएक्शन कर जाए या मेटल हाइड्रोक्साइड से कोई चीज रिएक्शन कर जाए। देखें, मैंने कहा ethanol, it can only react with metals like sodium or potassium displacement reaction, but cannot react with metal oxide और बच्चों ये तो कंफर्म है ना कि मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है। तस्नीम, आपसे सवाल पूछूंगा, आपने कोई बेस की बात की थी, बेटा मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या ख्याल है आपका? इसके बारे में तो ओ लेवल्स में भी 100% ख्याल है, 100% क्या ख्याल है? सर ये तो कंफर्म बेस है, ये तो कंफर्म बेस है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बेस है, एथेनॉल बेस से रिएक्शन नहीं कर रही, तो एथेनॉल खुद बेस है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एथेनॉल एसिड नहीं है। एथेनॉल, 2 मिनट सबर प्लीज, 2 मिनट सबर। हाँ जी, 2 मिनट दे दें सर, 2 मिनट दे दें। लैपटॉप में मदद रहनी चाहिए। कंपेयर टू जीरो फॉर प्योर वाटर। नहीं पुत्र, मैं देखो आप गूगल करके सवाल पूछते हो ना, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो इसलिए जो मैं अप्रोच बिल्ड करना चाह रहा हूँ, प्लीज उस तरफ जरा ध्यान को लेके जाओ, प्लीज थोड़ा सा उस तरफ ध्यान को लेके जाओ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है आपने बात ठीक कही है, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली होगी, मैं उस वैल्यू के थ्रू पढ़ाऊंगा नहीं ना, मैं उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा जैसे मेरा सिलेबस डिमांड करता है मुझसे। सिलेबस कहता है सर एथेनॉल जो है, एथेनॉल में अगर आप सोडियम डाल दें तो एक रिएक्शन होता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगी, लेकिन बट एथेनॉल कैन नॉट रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, व्हिच मींस कि एथेनॉल शुड नॉट बी टर्म्ड एज एसिड। आपका सवाल है सर ये बेस है कि नहीं, मैं तो डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं तो डिस्कस करूं कि एसिड है कि नहीं। आप इसका एक्टिव से पैसिव मतलब निकाल लें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मतलब निकाल लें, मुझे नहीं परवाह इसकी। मैं बस ये कहना चाहता हूं एथेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से बहुत कम है, इतनी कम है कि आप एथेनॉल को एसिड ना कहिए। अच्छा, अब फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप इसको एसिड कह दीजिए। वीक कहेंगे स्ट्रॉन्ग कहेंगे वो तो बाकी एसिड्स के साथ जब कंपेयर करूंगा तो ही पता चलेगा, बाकी एसिड्स के साथ कंपेयर करूंगा तो ही पता चलेगा। फिल वक्त बस मैं इतना कहना चाहता हूं, फिल वक्त मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं
हटा बेटा कि फिनोल जो है, फिनोल को एसिड कहें, एथेनॉल को एसिड ना कहें। एथेनॉल ने सिर्फ मेटल्स के साथ रिएक्शन करना है और एथेनॉल ने बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करना, तो एथेनॉल शुड नॉट बी टर्म्ड एज एसिड, ठीक है। इट कैन नॉट रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, हेंस ethanol is not termed as an acid, not termed as an acid। यहां पे hence phenol is termed as an acid। ये बस मैं कहना चाहता था कि फिनोल को एसिड कह दो, एथेनॉल को एसिड ना कहो, फिनोल को एसिड कह दो और एथेनॉल को एसिड ना कहो। यहां तक कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें, यहां तक कोई मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? नो? तो अभी हमें क्या साबित हुआ? अभी हमें ये साबित हुआ कि जनाब बेटा अभी जो मुझे जिन बच्चों ने यहाँ पे ओ लेवल्स को ज्वाइन, ओ लेवल्स के जो बच्चे हैं दे आर डायरेक्टेड कि प्लीज मुझे सरली वाली आईडी पे ज्वाइन करें। ओ लेवल्स वाले बच्चे सरली की आईडी पे ज्वाइन करो भाई। अच्छा जी, तो OH क्या साबित हुआ, अल्टीमेट नतीजा क्या निकला मेरी बात का? मैं जो भी बात करना चाह रहा था मैंने अल्टीमेटली ये नतीजा निकाला कि सर फिनोल जो है वो एसिडिक है। तो फिर इसके मैं रिएक्शंस कल कौन से पढ़ाऊंगा? इसके मैं रिएक्शंस कल कौन से पढ़ाऊंगा? फिर एसिड वाला है ना, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। तो लेट अस सी कल इन रिएक्शंस को हम कैसे कैरी करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, कोई मसला है तो हाथ खड़ा करें। एक चीज साबित हो गई कि सर फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, फिनोल विल अंडरगो सम एसिड टाइप ऑफ रिएक्शन, फिनोल विल अंडरगो सम एसिड की तरह के रिएक्शंस। ठीक है, खैर अभी दिस इज 3:30 हो गए हैं तो ऑलमोस्ट आपकी क्लास जो है वो सरली शायद इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री का लेक्चर खत्म करूंगा, केमिस्ट्री का लेक्चर खत्म करेंगे भाई और लास्ट स्लाइड पे जाएं जी। हेलो जी, लीजिए। ठीक है, आपने कहा फिनोल कैन नॉट ओनली रिएक्ट विद मेटल्स बट विद मेटल ऑक्साइड्स एज वेल, बट विद मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स एज वेल, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हेंस फिनोल इज टर्म्ड एज एन एसिड। एथेनॉल कैन ओनली रिएक्ट विद मेटल्स लाइक दिस बट कैन नॉट रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स, हेंस एथेनॉल इज नॉट टर्म्ड एज एन एसिड। अब आपने इसको बेस बोलना है कि नहीं बोलना? आउट ऑफ सिलेबस। बेस बोलने के लिए तस्नीम बंगश साहब ने इसका पीएच इंटरनेट से कहीं चेक किया है, कहते हैं सर एथेनॉल का पीएच होता है 7.33। दसो जी फिर की होया? अगर एथेनॉल का पीएच 7.33 है तो फिर क्या हुआ? थोड़ा सा बेस टाइप चीज हो गई। तो फिर मेरी वाली बात ठीक साबित हुई ना, मेरी वाली बात ठीक साबित हुई ना कि सर एक सेकेंड रुकिए, फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। जी, वाटर को अगर आप 7 कहते हो तो इसका पीएच 7 से ऊपर होगा, उसका पीएच 7 से कम होगा, लेकिन खैर बहरहाल जो भी है मैंने जो समझाना था समझा चुका। और कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें। एनी क्वेश्चंस प्लीज? एनी क्वेश्चंस बच्चों? अगर आप एथेनॉल को बेस कहना चाहते हैं तो दिल में कह दीजिए, लिखूंगा नहीं। दिल दिमाग में कह दीजिए, लिखूंगा नहीं। हाँ जी, एफएससी की बातें मैं उस पर जाना नहीं चाहता जी। बात खत्म करें बच्चों, बात खत्म करें। यहां से आगे आपका मेरे ख्याल से फिजिक्स का लेक्चर है, उसमें वर्कशीट होगी, वो बड़ी जरूरी है भाई। आपकी जो फिजिक्स की वर्कशीट है सरली के साथ बेटा नेक्स्ट लेवल जरूरी है यार, नेक्स्ट लेवल जरूरी है, क्योंकि मैं पास्ट पेपर्स में वाले सवाल नहीं कराऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, पास्ट पेपर्स में जब आपके मैं पास्ट पेपर्स कराऊंगा तो इतने सवाल हो सकते हैं सर अभी करा लें। शीट मिली ही नहीं, मिल जाएगी इंशाल्लाह, मिल जाएगी शीट को। मैंने बोला भाई शीट दें जी, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज वो शीट ही कराएंगे। आई डोंट नो, आई थिंक मुझे उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था चैप्टर खत्म हो तो शीट लाजमी करानी है। ठीक है, तो इन सवालात को लाजमी से गौर से तरीके से देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। कल नहीं, शाम को मुलाकात होती है आपसे मैथ्स वाली क्लास में। मैथ्स वाली क्लास में प्लीज क्लासेस लाजमी अटेंड किया करें, एक एक क्लास बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लासेस। ठीक है, शाम को मुलाकात होती है मैथ्स की क्लास में। फिजिक्स की क्लास अभी आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द इवनिंग।